आज हम विचार करने जा रहे हैं धनंजय के द्वारा नाट्य विद्या पर लिखे गए ग्रंथ दशरूपक के विषय में, जिसमें 4 प्रकाश हैं। और प्रथम प्रकाश के अंतर्गत ग्रंथ को प्रारंभ करने से पूर्व धनंजय मंगलाचरण स्वरूप अपने आराध्य भगवान गणेश की आराधना इस श्लोक के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। नमस्तस्मै गणेशाय यत कंठः पुष्करायते मदा भोग घनध्वानो नीलकंठस्य तांडवे। जिन गणेश जी का मद की परिपूर्णता से गंभीर ध्वनि वाला कंठ भगवान नीलकंठ के तांडव में मृदंग का काम करता है, उन गणेश जी को मेरा नमस्कार है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान गणेश की आराधना धनंजय के द्वारा प्रस्तुत की गई है। और इससे अगले पद्य में, अगली कारिका में वे भगवान विष्णु की और नाट्य विद्या के रचनाकार, नाट्य विद्या के ऊपर ग्रंथ, नाट्यशास्त्र रूप ग्रंथ रचने वाले भरत मुनि के विषय में इस प्रकार से कह रहे हैं। दश रूपानुकारेण यस्य माद्यन्ति भावकः नमः सर्वविदे तस्मै विष्णवे भर्ताय च। उन सर्वज्ञ जो सभी कुछ जानने वाले हैं भगवान विष्णु तथा नाट्य विद्या के पूर्ण ज्ञाता आचार्य भरत को मेरा नमस्कार है। जिन विष्णु ने 10 रूपों के माध्यम से 10 अवतार लेकर के और भरत मुनि ने 10 रूपकों के लेखन से, उनकी प्रस्तुति से, जिनका अध्ययन करके, जिनको देख करके जो भावक हैं, जो ध्यान करने वाले, भगवान विष्णु का ध्यान करने वाले उनके भक्त एवं नाट्य विद्या का अवलोकन करने वाले रसिक जन दोनों ही प्रसन्न होते हैं, तो ऐसे भगवान विष्णु के लिए और भरत ऋषि के लिए मेरा नमस्कार है। फिर वो कहते हैं कि हालांकि भरत मुनि ने नाट्य विद्या के ऊपर नाट्यशास्त्र रूप ग्रंथ पहले से ही लिख दिया है, तो फिर मैं उसी विषय को पुनः प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो जो श्रोता है, जो रसिक है, वह भला इसमें पुनः क्यों प्रवृत्त होना चाहेगा। तो उसकी प्रवृत्ति का निमित्त बताते हुए कह रहे हैं कि कस्यचिद एव कदाचिद दयया विषयम सरस्वती विदुषः घटयति कमपि तम अन्यो व्रजति जनो येन वैदग्धिम। कि कभी कभी ही ऐसा होता है कि वाणी की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती किसी किसी विद्वान की जिह्वा पर कभी कभी ही अवतरित होती हैं, और उस समय वह कोई ऐसी रचना कर देता है जो बाद के लोग हैं वे उसका अध्ययन अध्यापन करके, चिंतन मनन करके स्वयं को भी उस ग्रंथ का अनुसरण करके अपने आप को भी विद्वान बना सकते हैं। इसलिए भले ही भरत ऋषि के द्वारा नाट्यशास्त्र की रचना कर दी गई है, परंतु मैं पुनः उसी विषय पर इस ग्रंथ को लिख रहा हूँ, तो श्रोता जो हैं इसमें भी प्रवृत्त हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी उन्हें कुछ ऐसा, कुछ अलग, कुछ भिन्न, कुछ नया देखने को, जानने को, समझने को प्राप्त हो सकता है। इसलिए इस ग्रंथ में उनके द्वारा प्रवृत्त होना चाहिए। और वे अपनी प्रवृत्ति का निमित्त बताते हुए कह रहे हैं कि मैं श्रोता तो इसलिए प्रवृत्त हो कि उसे कुछ नया मिल सकता है, लेकिन मैं क्यों? तो अपनी प्रवृत्ति का निमित्त बताते हुए कहते हैं कि उद्धृत्य सारम
यम अखिलं निगमात् नाट्यवेदं विरञ्चिः चक्रे यस्य प्रयोगं मुनिरपि भरतस्ताण्डवं नीलकण्ठः शर्वाणि लास्यम् अस्य प्रतिपदम् अपरं लक्ष्म कः कर्तुम् ईष्टे नाट्यानां किन्तु किंचित प्रगुणरचनया लक्षणं संक्षेपामि। वो बता रहे हैं कि ब्रह्मा ने समस्त वेदों का सार ग्रहण करके जिस नाट्य वेद की रचना की है और मुनि होकर के भी भरत ने जिसका प्रयोग किया है, अभिनय किया है, भगवान शिव ने जिसके अंतर्गत तांडव तथा पार्वती ने लास्य किया है, उस नाट्यवेद का प्रतिपद अर्थात प्रत्येक भाग का लक्षण करने में तो कोई भी समर्थ नहीं हो सकता। फिर भी किसी प्रकृष्ट गुण वाली अथवा सरल रचना के द्वारा मैं नाट्य के कुछ लक्षणों को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूँ कि हालांकि ये विषय बहुत विशद है, व्यापक है, परंतु फिर भी मैं सार रूप में इसको ग्रहण करके पुनः उपस्थित करना चाह रहा हूँ। इसलिए मैं इस नाट्यवेद में अपने आप को प्रवृत्त कर रहा हूँ। और फिर अगली कारिका में, 5वीं कारिका में वो कहते हैं कि मैं उसी विषय पर पुनः काम करने जा रहा हूँ जिस पर भरत ऋषि ने किया, भरत ऋषि कर चुके हैं, तो यह पुनरुक्ति हो जाएगी, कहे हुए को पुनः कहना। फिर भला जो पाठक है, जो दर्शक है, उसमें क्यों प्रवृत्त होना चाहेगा? किसी नए विषय में तो प्रवृत्ति होती है, सहज व्यक्ति उसकी ओर आकर्षित होता है, उसको ग्रहण करना चाहता है, परंतु कहे गए विषय में ही उसकी पुनः प्रवृत्ति क्यों हो? तो इसके लिए वो कह रहे हैं, व्याकीर्णे मंद बुद्धिनाम जायते मति विभ्रमः तस्यार्थस्तत्पदैस्तेन संक्षिप्य क्रियते अंजसा। कि जो नाट्य विद्या है उसका क्षेत्र, उसका फलक बहुत व्यापक है, तो जो बहुत ही विस्तृत क्षेत्र होता है उसमें साधारण बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं, मंद बुद्धि व्यक्ति होते हैं, वो भ्रमित हो जाया करते हैं। तो नाट्यवेद के विषयों को संक्षेप में, सार रूप में ग्रहण करके मैं उसी को सार रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिससे कि जन सामान्य भी उससे जुड़ सके और उसका ज्ञान प्राप्त कर सके। इसलिए मेरे द्वारा संक्षेप में नाट्य विषय को प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे कि वह सबके लिए सुगम हो। फिर अगले कारिका में वो कह रहे हैं कि इन 10 रूपकों के फल क्या है, इनके पठन पाठन से भला किसी को क्या प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ से हम अगली भाग में इसका अध्ययन करेंगे। आज यहीं तक पढ़ते हैं।